सबको राम राम भाई, सबको नमस्ते, सबका स्वागत। आज 24 दिसंबर 2025 है, दिन है बुधवार। और हमारा जो डिस्कशन हो रहा है बुधवार को थ्योरी ऑफ सेपरेशन पे होगा। डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर के द्वारा लिखा हुआ लिटरेचर है, जिसमें 7th चैप्टर चल रहा है। हमें पेज नंबर 81 पर, और 7th चैप्टर में बड़े सर ने केसेस डिस्कस करें। हमारा पहला केस चल रहा है और पहले केस को करते हुए अभी ये केस 81 से स्टार्ट होगा जो चल रहा है। कह रहे हैं नाउ वी आवर वन जॉब वाज ओवर। बड़े सर कह रहे हैं जो पिछला सारा स्वभाव देखना, कैसा डिस्पोजिशन है, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसा कौन सा म्याजम रन कर रहा है उसके इसमें बच्चे के अंदर, ये सब जब हमने कर लिया तो कह रहे हैं आवर वन जॉब वाज ओवर, वी नीड ए सिमिलिमम विच वाज साइकोटिक इन म्याजम। क्योंकि उस केस में जो हमारा चल रहा है उसमें साइकोटिक म्याजम प्रीडोमिनेट कर रहा है, तो बड़े सर कह रहे हैं कि अब हमें एक सिमिलिमम ऐसी चाहिए विच वाज साइकोटिक इन म्याजम, जिसका जो साइकोटिक म्याजम की धनी हो। नंबर 1। नाउ वी प्रोसीडेड टू फाइंड आउट व्हाट आर द इनेट और इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉन डिजीज नेचुरल ट्रेट्स एग्जिबिटेड बाय द जेनेटिक कोड। बहुत ही अच्छी जो बात है, बड़े सर कह रहे हैं अब हम ये खोजने की तरफ बढ़ेंगे कि वो क्या इनेट या इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है उस इंडिविजुअल में, या नॉन डिजीज जो नेचुरल ट्रेट्स हैं जो जेनेटिक कोड जिसको एग्जिबिट करता है, वो क्या है इस केस में। These were going to be the basis of our genetic constitutional simillimum। और यही नेचुरल ट्रेट्स, नॉन डिजीज नेचुरल ट्रेट्स ही हमारे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम के आधार बनेंगे। These innate natural characteristics should be pronounced and obvious। और ये इनेट नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं किसी भी इंडिविजुअल की, या इस केस में ये प्रोनाउंस रहती हैं और स्पष्ट रहती हैं सामने। दे शुड बी एग्रीड बाय ऑल फिजिशियंस एंड रिलेटिव्स प्रेजेंट। और इन नेचुरल ट्रेट्स के प्रति सभी फिजिशियंस और सभी रिलेटिव्स जो वहां प्रेजेंट होते हैं सभी एग्री करेंगे कि हाँ ये इसका स्वभाव ऐसा ही है पहले से। दे शुड नॉट बी फिक्शियस और फिगमेंट ऑफ ए फिजिशियन इमेजिनेशन। और ये नेचुरल ट्रेट्स जो है ये फिक्सेशन वाले नहीं होते, कोई काल्पनिक नहीं होते, फिजिशियन की इमेजिनेशन के आधार पर ये ट्रूथ होता है, मतलब ट्रू होते हैं, राइट वन होते हैं। द इनेट कैरेक्टरिस्टिक शुड बी प्रीफरेबली ए लार्ज रूब्रिक बियरिंग मोर देन 250 to 300 रेमेडीज। और जो इनेट कैरेक्टरिस्टिक जो है बड़े सर कह रहे हैं ये वो होना चाहिए, उसको प्रीफरेंस दें जो बड़ा रूब्रिक हो, जिसमें 250 से 300 रेमेडीज तक भी हो। Thus even a lesser known remedy is not excluded from being considered as simillimum। कितनी बढ़िया बात कही है सर ने। बड़ा रूब्रिक इसलिए चुने हम कि कोई लेसर नॉन रेमेडी भी अगर उस रूब्रिक में आ रही है वो भी सिमिलिमम से कहीं बच ना जाए। अगर वो सिमिलिमम हो रही होगी तो वो भी शामिल होकर सामने आ जाए। इसलिए ऐसा रूब्रिक लो जिसमें बड़ा रूब्रिक जिसमें रेमेडी बहुत ज्यादा हो। और thus even a lesser non remedy is not excluded from being considered as simillimum। For example timidity। ये बड़े रूब्रिक कौन से होंगे? टिमिडिटी, माइल्डनेस, वायलेंस, वाइवेशियसनेस, टाक इंडिस्पोज टू एक्सेट्रा। राइट ऑब्जर्वेशन आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन कंसिडरिंग द इनेट कैरेक्टरिस्टिक। फिजिशियन का राइट ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, वो सही से ऑब्जर्व करे, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंसिडर करने में इनेट कैरेक्टरिस्टिक को। The main characteristic, that is the pivotal rubric, should be observed, analyzed and understood in proper perspective। मेन कैरेक्टरिस्टिक कहा इसको बड़े सर ने, और इसको पिवोटल रूब्रिक भी कहा। इस मेन को, इनेट कैरेक्टरिस्टिक वाले, इसको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए सही से, एनालाइज करना चाहिए सही से, और इसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में
समझना भी होगा। इट नीड नॉट नेसेसरीली बी एन अनाउंस्ड बाय द पेशेंट। ये ऐसा नहीं है कि भाई ये पेशेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है, आवश्यक रूप से ऐसा ही हो। ये आपको ऑब्जर्व करना होगा, आपको एनालाइज करना होगा कि जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो है भी, और आपको प्रॉपर तरीके से पेशेंट के कहने कहने के आधार पर केवल मात्र नहीं है कि पेशेंट ने ऐसा कहा कि मैं ऐसा करता हूं तो ऐसा मान लें हम। आप ऑब्जर्व भी करो उसको। और भैया फिर बार बार हम एक बात को कोट करते हैं, इसमें हमारी जो फिजियोग्नोमी जो है बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगी। बिल्कुल। आगे कह रहे हैं, आर यू शाई टिमिड बैसफुल। क्वेश्चन इस तरह का कि आप शर्मीले हो, टिमिड हो, बैसफुल हो। बड़े सर यहाँ इसको थोड़ा सा और बढ़िया सलाह देंगे कि पेशेंट नहीं बताएगा कि वो टिमिड है, बैसफुल है या शाई है। और आर यू हॉटी, आर यू कवर्ड, आर यू रिजर्व्ड और वाइवेशियस एटसेट्रा। सच लीडिंग क्वेश्चन कैन नेवर बेनिफिट ए हिस्ट्री। आप कई बार पेशेंट से केवल ऑब्जर्व कर सकते हो कि सामने वाला साई है, टिमिड है, बैसफुल है, या होटी लग रहा है, या कोवर्ड है। आप अगर डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे इनको लेकर के तो ये कभी भी हिस्ट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकते। ए रियली हॉटी पर्सन शैल नेवर एडमिट ही और शी इज हॉटी बिकॉज इट हर्ट्स हिज और हर इमेज। कोई भी होटी व्यक्ति स्वीकार करेगा ही नहीं वो होटी, क्योंकि उसकी इमेज पे चोट पहुंचती है इससे स्वीकार करने से। शी इज नथिंग रॉन्ग है भैया अमित। वो कह रहे थे ना, कमल भैया कह रहे थे अभी कि पेशेंट नहीं कहेगा कि मैं सैड में हूँ, मेरे पे सैडनेस रूब्रिक लगा लो। हाँ वो दिख रहा है ना तुम्हें। हाँ। अच्छा, कई बार ना हमारे छोटे भाई बहन अभी केस टेकिंग लेते हैं, ये कहते हैं आपकी स्पीड कैसी है, आपकी खाने की स्पीड कैसी है। स्पीड भी आप ऑब्जर्व करो ना, कैसे चैम्बर में घुसा है, कैसे बात कर रहा है, कैसे जवाब दे रहा है। बिल्कुल। तो ये चीजें कई हैं जो ऑब्जर्वेशन के आधार पर, या फिर अटेंडेंट से कंफर्म कर लो थोड़ा जो आपको लग रहा है। पेशेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन में कई इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं आ सकती, जिनमें ये होटीनेस है खास करके। शी इज नथिंग रॉन्ग इन हर अप्रोच एंड बिहेवियर विद अदर्स एंड व्हाट एवर रॉन्ग बिहेवियर शी एग्जिबिट is strongly attributed to her reaction to bad behavior of others, which she thinks is quite natural. अब जो कोई होटी बंदा होगा उसे कुछ गलत लगता ही नहीं है अपने इस अप्रोच से, अपने बिहेवियर से जो दूसरों के साथ करता है वो, कि क्या गलत वट एवर रॉन्ग बिहेवियर सी जो वो गलत एग्जिबिट करा उसकी नजर में गलत है ही नहीं वो, तो वो क्या कंफर्म करेगा। Keen observation with a broad spectrum view of what has happened to the person in the past and present and the reaction to the circumstances helps us to analyze his reaction in proper perspective and choose a benefiting natural innate mostly non-diseased characteristic rubric। आपका कीन ऑब्जर्वेशन और वो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम व्यू के साथ। ब्रॉड स्पेक्ट्रम व्यू का मतलब है कि अपने आप से भी बाहर आ जाए फिजिशियन, अनप्रेजुडाइज होके देखे बात को। बिल्कुल। कहीं ऐसा नहीं है कि फिजिशियन ऐसा है तो मरीज वैसा उसको सही लगे, उसके लिए वो कैरेक्टरिस्टिक होए ना। नजरिया बड़ा करके ऑब्जर्व करो व्हाट हैपन टू द पर्सन इन पास्ट एंड प्रेजेंट, और इस रूप में भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखो कि उसके पास्ट में और प्रेजेंट में क्या क्या घटनाएं गुजरी हुई हैं, क्या क्या उसने रिएक्शन किया है, कब कब किसके सर्कमस्टांस के प्रति। वो मदद करेगा हमें एनालिसिस करने में, रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से, और चूज करने में मदद करेगा नेचुरल इनेट मोस्टली अ नॉन डिजीज कैरेक्टरिस्टिक रूब्रिक को। जी। अभी अमित शर्मा भाई बहुत अच्छी सी बात बताते हैं, मतलब बहुत ही अच्छी है, रेलेवेंट है वो बात करना। वो मेरे साथ भी है थोड़ा सा, लेकिन अमित भाई एक बार कह रहे थे कि भैया अगर हम कहीं जा रहे हैं ना, कहीं टूर पे, तो पूरे परिवार में ये हो जाता है कि अमित भैया गुस्सा हो जाएंगे, जल्दी करो।
सारे छोटे बड़े भाई जो इनके परिवार मेंबर है वो ये कहते हैं कि भैया को गुस्सा आ जाएगा, भैया एकदम टाइम पे चलना चाहेंगे और वो शोर मचाएंगे। इससे अमित को बताने की जरूरत थोड़ी ना है कि भाई वो कितना पंक्चुअल है या कितना वो स्पीड है कि जल्दी करो ऐसे। तो ये भले ही चाहे वो उसके जीवन में किसी घूमने के माध्यम से हो, ट्रेन पकड़ने के माध्यम से हो, प्रेस्क्रिप्शन करने में दिखता हो, आंसर देने में दिखता हो, वहां उसकी स्पीड वहां पता चल जाती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम वे में, ऐसा बिल्कुल। कुछ। तो आगे कह रहे हैं कि ए रिएक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक हाउ ए सब्सटेंस will behave when exposed to the same action or stimulus। ये जो रिएक्शन है किसी भी इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन का, बिल्कुल ये ऐसे ही होता है जैसे कि कोई सब्सटेंस, जैसे कि लकड़ी, टिन, आयरन, ग्लास या कॉटन एक्सेट्रा, वो सेम एक्शन या सेम स्टिमुलस के अगेंस्ट कैसे कैसे रिएक्शन देते हैं। ऐसे ही हर एक इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से किसी एक ही एक्शन को लेकर के या स्टिमुलस को लेकर के अलग अलग रिएक्शन देता है। अमित भाई फिर वो केस यहाँ जुड़ेगा कि एक पिताजी के 4 बेटे, पिताजी मर गए, चले गए, तो 4 बेटों में एक ही स्टिमुलस मिला, सेम घटना हुई कि पापा का जाना। एक के हेयर फॉल हो गए, गंजा हो गया, एक की कमर में दर्द रहने लगा, एक को लीवर से रिलेटेड पैथोलॉजी हो गई, क्यों जी? तो बिल्कुल जी। जिसको हेयर से था उसकी छत चली गई, जिसकी बैक में आ गया उसकी सपोर्ट चली गई, जिसका लीवर वगैरह अफेक्ट होने लगा वो उसको मान लो उसका वेल्थ चली गई। अब खाना कैसे बनेगा? तो अलग अलग रिएक्शन आए अलग अलग इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन के, और हमारे सामने जो केस आते हैं या हम सब में यही होता है, एक ही घटना को हम सब अपने अपने तरीके से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको रिएक्ट करते हैं। इफ वी हिट ए फिस्ट ऑन वुड, अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं बड़े सर कि किस तरह से अलग अलग सब्सटेंस कैसे रिएक्ट करता है। कह रहे इफ वी हिट ए फिस्ट ऑन वुड, टिन, आयरन, ग्लास, कॉटन पिलर एटसेट्रा, इवन ऑन बीइंग blindfolded, a man with normal intellect or intelligence will be able to differentiate and diagnose the substance hit upon। इन सब्सटेंस को जिस पे टकराया है सबको, वो एक नॉर्मल इंटेलेक्ट वाला भी, एक ब्लाइंड फोल्ड कहते हैं ना, एक अंधा भी, ब्लाइंड फोल्डेड ए मैन, वो आंख बंद करके पता कर लेगा कि क्या सब्सटेंस है, किस चीज पे लगी है मेरी ये फिस्ट। सिमिलरली ए होम्योपैथ हैज टू डेवलप नेचुरल फर्वर, FERVOR, fervor or trait of understanding to know and differentiate how different remedies by virtue of their natural characteristic will behave or react in the same situation or under similar stimulus। ये फरवर देखना, FE लिखा तो है लेकिन जोश और ट्रेड क्या है, FERVOR देखना भाई एक बार, दीपशिका देखना बेटा। है भैया, जोश, उत्साह, जोश या उत्साह, उत्साह। तो कह रहे हैं सिमिलरली ए होम्योपैथ हैज टू डेवलप नेचुरल फर्वर और ट्रेट, यानी कि होम्योपैथ को भी अपने अंदर ये गुण डेवलप करना होगा, ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू नो and differentiate how different remedies by virtue of their natural characteristic will behave or react in same situation or under similar stimulus। कि कौन कौन सी दवा कैसा कैसा बिहेवियर या रिएक्शन देती हैं सेम सिचुएशन में, सिमिलर स्टिमुलस को लेकर के अलग अलग दवाइयों के बिहेवियर को समझने का गुण उसमें फिजिशियन में भी पैदा करना होगा, खुद को जानने का। जी। ए पॉइंट कह रहे हैं अब शायद उस केस की तरफ बढ़ेंगे। इन द प्रोब ऑफ द सर्कमस्टांसेस टू द इंजरी, अच्छा अभी केस नहीं, अभी
डिटेल दे रहे हैं। इन द प्रोब ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द इंजरी, वो जो इंजरी हुई है उस केस को, हाँ भैया, हाँ केस आ गया मतलब। हाँ केस ही है भैया, सही कह रहे। वो जो इंजरी हुई उसको, वो उससे रिलेटेड सर्कमस्टांस को प्रोव करना है। पॉइंट 1 कह रहे हैं, सिंस द बॉय वाज लर्निंग टू राइड ए बाइसाइकिल एट द एज ऑफ 16 shows us that he ought to be either cautious or a timid child like Calcaria, Cilicia, Pulsatilla, Baraita, Bufo, etc. Slow learner. He did not learn cycling up to this teenage. क्या बात उठा के लाए सर। कह रहे 16 साल की एज में साइकिल सीख रहा है बच्चा, इसी से समझ में आता है कि या तो वो कोशियस है या वो टिमिड है, और फिर ये बढ़ेगा चाइल्ड लाइक कैलकेरिया, साइलिशिया, पल्सिटिला, बेराइटा, ब्यूफो एक्सेट्रा की तरफ। ये स्लो लर्नर भी हो सकता है। और ही डिड नॉट, जो कि स्लो लर्नर है, और ही डिड नॉट लर्न साइकिलिंग अप टू दिस टीनेज। सर कह रहे हैं कि अब तक भी नहीं सीखी। सेकंड पॉइंट, इफ द बॉय वाज प्लेइंग एरोबैटिक्स, for example, leaving both the hands while riding or standing on the seat or sitting facing back, etc., shows a daredevil character ready to take risk or show off. तो अगर वो एरोबैटिक्स करके चला रहा था साइकिल, तो इससे पता चलता है कि वो डेयर डेविल करेक्टर वाला है, रेडी टू टेक रिस्क रहता है, शो या फिर शो ऑफ वाला है। और फिर हम बढ़ेंगे, कुछ मेडिसिन का नाम दे रहे हैं सर, प्लेटिना, लेकेसिस, बेलाडोना, मर्कसोल, नक्सोमिका की तरफ ध्यान जाएगा। और या ए मिस्चीव मॉन्गर और एन एंटिक्स प्लेयर, या फिर वो मिस्चीव मॉन्गर है या फिर एंटिक्स प्लेयर है। तो फिर हम जाएंगे प्लेइंग एंटिक्स की तरफ, जिसमें हम जा सकते हैं मर्क, हायोसाइमस, ओपियम, वेरेट्रम, बेलाडोना, या करे और रैश, हीडलेस, करेजियस अगर है बंदा, और रिवोल्टिंग करेक्टर का अगर है तो कह रहे हैं ब्रैकेट में मर्क, ओपियम, टेरेंटुला, ट्यूबरक्लाइनम की तरफ इशारा जाएगा। फिर he may also be a boy with either less intelligent or whose sense of right and wrong is abolished, like Beretta-Carb or anacardium. वो ऐसा भी हो सकता है कोई लड़का या वो कि या तो लेस इंटेलिजेंस वाला हो, जिसकी सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग एबोलिश हो रखी हो, जैसे Beretta-Carb, anacardium, who are not bothered about the consequences, जो कि कंसिक्वेंसेस क्या होने वाला है उसको लेकर के कुछ बोदर नहीं करता, ऐसा भी हो सकता है। फिर कह रहे हैं अभी सर्कमस्टांस से रिलेटेड तीसरा पॉइंट प्रूव करने के लिए, इफ ही वाज ट्राइंग टू नॉक डाउन समबडी, इज ही मिस्चीवियस, डिस्ट्रक्टिव, मैलिशियस और इंसाइटिंग। अगर वो किसी ने जानबूझ के उसने ठोका किसी को, तो क्या वो फिर ये पता करो कि कहीं वो मिस्चीवियस तो नहीं है, डिस्ट्रक्टिव तो नहीं है, मैलिशियस या इंसाइटिंग तो नहीं है। फिर अगर ऐसा हुआ तो मेडिसिन की तरफ सर इशारा कर रहे हैं कि हायोसाइमस, लेकेसिस, कैनाबिस इंडिका, नक्सोमिका, मर्कसोल, टेरेंटुला एक्सेट्रा, इस तरफ भाव जाएगा। अभी केवल सर्कमस्टांस पे ही बात कर रहे हैं सर, उसी में मेडिसिन का डिफरेंशिएशन ला दिया सर ने। बिल्कुल सर इसमें ये पूछा था मैं कि ये जितने भी सर ने बताया कि ऐसा हो सकता है तो ये मेडिसिन जा सकती है, ऐसा तो ये मेडिसिन हम सोच सकते हैं। कभी कभी क्या होता है सर, मेरे को जहाँ तक मुझे शायद नॉलेज हो सकता है मैं गलत हूँ, कि किसी भी पेशेंट का साइकोसिस इतना स्ट्रांग होता है कि उसकी इन्नेट जो उसकी प्रॉपर्टीज है, इन्नेट उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो इतनी हिडन होती है कि हमें लगता है कि वो हो, लेकिन एक्चुअली में वो ऐसा भी हो सकता है जो हमें सोचा भी नहीं है। हाँ, लेकिन बड़े सर ने पता थोड़ी देर पहले क्या कही है कि ये इन्नेट कैरेक्टरिस्टिक इतनी ऑब्वियस हैं, इतनी ओपन हैं कि इन्हें वो डिस्पोजिशन छुपा ही नहीं सकता, क्योंकि ये जेनेटिक कोड जो है ये एग्जिबिट करता है स्ट्रेट को। तो इस बात को हमें, जहां वो छुपा रहा है ना दोस्त, वो इसका मतलब फिर हमें ये देखना होगा कि हमें और मजबूत होना होगा उसके नेचुरल ट्रेट्स को जानने, ऑब्जर्व करने के प्रति।
अगर वो हमें डॉक्टर घुमा दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम उसके इननेट को नहीं पकड़ पा रहे, क्योंकि ये टोटली जेस्चर बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, एक्सप्रेशन बेस्ड, डिमीनर बेस्ड होता है डॉक्टर पवन सर, श्रेय। हाँ भैया अमित पवन शर्मा। ये जो है ये डॉक्टर श्रेय का कहना ऐसा हो सकता है। देखिए दोनों बातें हैं कि एक तो हमारा ऑब्जर्वेशन डॉक्टर श्रेय इतना मजबूत होना चाहिए कि वो छुपाना भी चाह रहा है तो हमारी आंखों से नहीं छुप पा रहा, और अभी साइकोसिस में है, अभी सारी चीजें, लेकिन हम बचपन से जब जाएंगे ना तो हमारे को उसके सोरे किन्नेट कैरेक्टर सारे उसमें पता चलेंगे। यही तो केस स्टडी में सर ने बताया कि वो बचपन से या बाकी उसकी रिएक्शंस कैसी रही हैं, उसकी लाइफ सिचुएशन कैसी रही है, वो सब चीजें बताएंगी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का है ना अमित शर्मा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे जाके किसी एक हरकत से हमें बेवकूफ बना सकता है वो, मैं वही लेकिन कह अगर रहा हूँ वो शुरुआत से बचपन से किस तरह का हो रहा है हाँ कि भाई ये आदमी तो मल्टीपल शरारती रहा ही रहा। सर्कमस्टांसिस में चेक करना होगा, उस एक कैरेक्टरिस्टिक को मल्टीपल सर्कमस्टांसिस में चेक करना होगा दोस्त, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे डॉक्टर श्रेय। और फिर मैं एक पॉइंट अपना रख दूं जो मुझे अंदर से मन में लगता है कि यदि हमसे कोई छुपी है चीज नेचुरल, तो इसका मतलब अभी हमें ही मजबूत होना होगा, क्योंकि नेचर कभी भी छुप ही नहीं सकती, छुपा ही नहीं सकती, छुपाएगा उसका मैनिपुलेशन। तो जो नेचुरल इंफॉर्मेशन है, इनेट इंफॉर्मेशन है, वो सबकॉन्शियसली आएंगी ना कि कॉन्शियसली। अगर हम कॉन्शियसली इंफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हैं तो हम खुद ऑब्जेक्ट गलत हो गए। बिल्कुल सही। उसका शरीर, उसका सबकॉन्शियस जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है, एग्जिबिट कर रहा है, वही इनेट है दोस्त। वो जो जबान से बोल रहा है वो प्लेइंग एंटिक्स में पहुंच जाएगा, वो जो जबान से बोल रहा है वो मिस्चीवियस उसमें वैसे पहुंच जाएगा, मान लो मैनिपुलेशन में। तो वहां हम ना फंसे, ये हमें ही देखना होगा कि कहाँ हमें नजर रखनी है। मलिक सर बोलते हैं ना, ये चेहरे में मैं भी उसी चेहरे को देख रहा हूँ, आप भी उसी चेहरे को देख रहे हो। तो हम तो जनरली उसकी कॉन्शियस एक्टिविटी में फंसे रहते हैं, और मलिक सर उसके उसके बाल क्या कह रहे हैं, उसकी नोज क्या कह रही है, उसका माउथ की ओपनिंग क्या कह रही है, वहां वहां पे रहता है फोकस सर का। तो हमें और मजबूत होना होता है। हाँ भैया मुझे वो आप ही की बात सही लग रही है कि आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, हाँ कमल भैया ने ये भी कहा था हाँ कि भाई ये रोना कब बंद करोगे कि मरीज ने कुछ बताया नहीं और मरीज ने कुछ दिया नहीं। हाँ हाँ, हाँ हाँ, एक बार तो केस हमारा चला गया था रूठ के, हाँ, और सर ने कहा यही तो केस था। ये तो केस, मेहनत करो और उसको वो करने नेचर की हिडन कोशिश है ही नहीं, है नेचर ही। वेरी ऑब्वियस है डॉक्टर श्रेय। जैसे जी भैया सर। बोल रहे हैं ना, ऐसे लोग होते हैं, कुछ मिल जाते हैं, पर वहां पे जैसे आप लोगों ने बोला ना, वहां पे मदद करते हैं अटेंडेंट से, हम उनके बारे में पता करें, और उनका बचपन चाइल्डहुड सबसे ज्यादा मदद करता है। हाँ हाँ, करता है, देखो रीड बात करता है, ऐसे आ गई दीप शिखा, जी जी जी। एक मिनट भाई, बात ऐसे आ गई। सबसे पहले आप अपना पूरा होमवर्क मतलब पूरा वर्क कर लें। वो एक तो उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में चेक करें, हाँ उसके जी हाँ ब्रॉड जी। स्पेक्ट्रम में चेक करने का उससे भी पता चल करें, उसके अटेंडेंट से पता करें। आप जो देख रहे हैं उससे वो कोरिलेट कर रही है चीजें या नहीं, उसको भी ऑब्जर्व करें जो वो बता रहा। और फिर इसके बाद भी अगर कुछ रह रहा है तो अभी हमें ही पारखी नजर करनी है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ये है। जी तो जी। इसलिए भाई आप गुमराह नहीं हो सकते डॉक्टर श्रेय। जब तक जी सर। जब तक हमें कोई मिसगाइड कर गया तो इसका मतलब हम अभी और अपने आप को निखारें। जी बी सर। पॉइंट कह रहे हैं रिएक्शन और रिएक्शन टू एक्शन, यानी कि एक्सीडेंट। तो पहले था सरकमस्टांस, अब बड़े सर पूछते हैं कि भाई रिएक्शन क्या आया उस एक्शन के प्रति या एक्सीडेंट के प्रति। व्हाट डिड ही डू आफ्टर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद उसने क्या किया। पॉइंट वन कह रहे हैं इफ जस्ट पिक्ड अप हिज साइकिल एंड रोड अगेन सो क्वाइट ए बैलेंस्ड इंडिविजुअल टेकिंग एवरीथिंग इनटू हिज स्ट्राइड नॉट डिस्करेज इजीली। अगर बंदा
साइकिल उठाता सीधे गिरने के बाद और रोड अगेन वो फिर से चलाने लगता, तो इस बात से ये दिखाई देता है कि वो बैलेंस इंडिविजुअल है, हर चीज को वो सुलझा लेता है। स्ट्राइड का मतलब सुलझाना, नॉट डिस्करेज, वो आसानी से डिस्करेजमेंट में नहीं जाता। अगर वो उठता, वो कहता मैं उठा और मैं साइकिल दोबारा चलाने लगा। दूसरा पॉइंट है ट्राई टू डैमेज द साइकिल शोज ए चाइल्ड ऑफ एंग्री टेम्परामेंट, एग्रावेट बाय कंट्राडिक्शन, डिस्ट्रक्टिवनेस, malicious etc. probably a syphilitic drug। अगर वही गिरने के बाद बच्चा उठता, उसको साइकिल को डैमेज करने की कोशिश करता, तो इसका मतलब बच्चा वो गुस्से वाला टेम्परामेंट वाला है, कंट्राडिक्शन उसको बर्दाश्त नहीं है, डिस्ट्रक्टिव स्वभाव का है, मेलेशियस है, और संभवतः अब उसमें सिफिलिटिक ड्रग आएगी। कल जो बात चल रही थी सिफिलिस कैसे पकड़ा जाता है। तीसरा पॉइंट है सिटिंग, क्राइंग और calling for help does not project a strong character and probably shows a soft, timid, mild, weeping easily, discouraged, anxious, fearful personality। यदि वहीं बैठा रहता, रोता, मदद के लिए चिल्लाता, तो इससे कम से कम ये नहीं दिखता कि स्ट्रॉन्ग करेक्टर वाला है, और संभवतः ये एक सॉफ्ट, टिमिड, माइल्ड, वीपिंग इजीली, डिस्करेज, एंग्शियस, फियरफुल पर्सनालिटी की तरफ इंडिकेशन है, इशारा है। फिर ऐसी ही मेडिसिन में जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं बड़े सर के लीविंग द साइकिल देयर एट द एक्सीडेंट स्पॉट एंड रशिंग होम वुड पोर्ट्रे टू अस एज सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश पर्सनैलिटी विद एंजाइटी फॉर हिज ओन हेल्थ सुपरसीडिंग एवरीथिंग। अगर साइकिल को वहीं छोड़ के एक्सीडेंट के स्पॉट पर और दौड़ता अपने घर भाग जाता, तो ये पोर्ट्रे टू अस, ये हमारे लिए एक ऐसा पोर्ट्रे बनता है कि वो सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति है, बाढ़ में जाए साइकिल किसी की, सेल्फिश पर्सनैलिटी है, विद एंजाइटी फॉर हिज ओन हेल्थ, अपने आप की हेल्थ को लेकर के ही, साइकिल का कोई ध्यान नहीं रखता, तो सुपरसीडिंग एवरीथिंग, वो फिर ये एंजाइटी फॉर हिज ओन हेल्थ हर चीज के ऊपर सुपरसीड कर जाती। कमिंग बैक टू केस, बड़े सर कह रहे हैं चलो केस पे वापस चलते हैं। इन दिस केस ही वाज लर्निंग द साइकिल, फेल डाउन, गोट अप, रिटर्न द साइकिल टू द ओनर एंड पेड हिज ड्यूज, दो टाइम ऑफ हायर वाज नॉट ओवर, कम होम एंड नेवर टोल्ड एनीबडी अबाउट एक्सीडेंट। हमारे केस में बच्चा साइकिल जब सीख रहा था, गिरा, उठा, फिर उसने साइकिल लौटाई ओनर को, उसको पे किया जो तय हुआ था पैसा, जबकि पूरा टाइम भी नहीं उसने साइकिल चलाई जो हायर की थी जिस टाइम के लिए, और घर गया, घर पे उसने किसी को बताया नहीं एक्सीडेंट के बारे में। हमारे पास ये है बच्चा। वन सीज दैट दिस टीनेजर वाज लर्निंग साइकिल राइडिंग एट द एज ऑफ 16 ईयर, शोइंग ए कैरेक्टर विच इज कॉशियस टिमिड। कोई भी अभी इसमें देख सकता है, हम देख सकते हैं कि टीनेजर में लर्निंग का साइकिल सीखना ये दिखाता है कि ये कॉशियस और टिमिड है। द चाइल्ड्स रिएक्शन टू द साइकिल एक्सीडेंट वाज दैट ही पिक्ड अप द साइकिल, रिटर्न्ड इट टू द ओनर, पेड हिज ड्यूज एंड क्वाइटली काम एंड रेस्टेड एट होम। दिस शोज नॉट ए सेल्फिश बट मोर कंसाइंशियस द टिमिड कैरेक्टर। उस बच्चे की रिएक्शन, साइकिल को उठाया, उसका लौटाना, ओनर को पे करना, क्वाइटली आना, घर पे आराम से रहना, ये दिखाता है कि ये सेल्फिश नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि ये और कंसाइंशियस है, हालांकि टिमिड कैरेक्टर है। Despite the pain and accident, he thought it to be his duty to pay first to return the cycle to the owner. He did not continue to ride either due to pain or fright. He was discouraged easily. क्योंकि उसने साइकिल अब फिर नहीं चलाई चोट लगने के बाद, पेन और फ्राइट की वजह से, तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्करेज हो जाता आसानी से। ये समझ में आ रही है बात। फाइनल एनालिसिस में बड़े सर कह रहे हैं कि वी वांट ए रेमेडी और ए कॉन्स्टिट्यूशन विच इज प्रीडोमिनेंटली साइकोटिक इन मियाज्म, चिली, थर्स्टलेस, टिमिड, रिजर्व्ड, कॉशियस, कंसाइंशियस, डिस्करेज इजीली,
हु हैज सन एग्रावेशन एंड स्ट्रॉन्ग एवर्जन टू मिल्क, सभी इसी में से तो उठाई सारे रूब्रिक अब, कोशियस भी, कंसाइंसियस भी, डिस्करेज इजीली भी उठाए ना डॉक्टर सरे, बड़े सर ने इसमें से। कह रहे हैं आगे, इफ वी टेक सम स्मॉल रूब्रिक वी माइट फेस द रिस्क, ए चांस ऑफ एलिमिनेटिंग ए रिमोट रेमेडी। बड़े सर फिर से अलर्ट कर रहे हैं कि यदि हम छोटा रूब्रिक ले लेते हैं तो हम ऐसा रिस्क ले रहे हैं, इसका मतलब कि हम कोई रिमोट रेमेडी को एलिमिनेट कर जाएंगे, इसलिए बड़ा रूब्रिक लो। बाई ऑब्जर्वेशन ही वाज सीन टू बी, ऑब्जर्वेशन से कैसा दिखता है वो, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट में 28 रेमेडी, कोई भी 3 मार्क नहीं है। देखने में हमें रिजर्व दिखता है, टोटल 98 रेमेडी, 1 3 मार्क्स रेमेडी, 3 मार्क्स रेमेडी 1 है। सिक्रेटिव दिख रहा है सामने, टोटल 19 रेमेडी को कवर कर रहा है और कोई भी 3 मार्क रेमेडी नहीं। कंपनी एवर्जन 2 केस में आ रहा है, 187 रेमेडीज हैं, 11 3 मार्क्स रेमेडी। मिजेंथ्रोपी बी गए सर 45 रेमेडी, 1 3 मार्क रेमेडीज। अब मिजेंथ्रोपी में कैसे गए ये देखना होगा। ऑल ऑफ दीज रूब्रिक्स फाइनली एंड अप शोइंग एन इनएक्सप्रेसिव पर्सनैलिटी, that is a person who does not talk or reveal anything. Hence, first rubric taken as pivotal rubric was, ये rubrics finally end up showing an inexpressive personality, ये सारे के सारे जो है an inexpressive personality की तरफ इशारा करते हैं, चाहे वो इंट्रोवर्ट हो, रिजर्व्ड हो, सिक्रेटिव हो, कंपनी एवर्जेंट हो, मिजेंथ्रोपी वाला हो। पर्सन किसी को बोलता नहीं है, रिवील नहीं कर रहा किसी कुछ भी। कह रहे हैं फर्स्ट रूब्रिक टेकन एज पिवोटल रूब्रिक वाज, पहला रूब्रिक जो पिवोटल रूब्रिक में था बड़े सर ने लिया टाक इंडिस्पोज्ड टू, जिसमें 268 रेमेडी है, which was almost all remedies from above rubrics and many 2 to 3 marks remedies. Secondly, he was a shy personality, hardly looking up and answering to the point, looking down. तो मजे की बात यह है कि जितने और रूब्रिक्स थे उनकी मेडिसिन भी इनमें कवर थी 268 में, टाक इंडिस्पोज टू में, तो इसलिए टाक इंडिस्पोज टू लिया। बी कह रहे हैं बेसफुल लिया, बेसफुल टिमिडिटी बेसफुल बाय एलिमिनेटिव एनालिसिस ए प्लस बी प्लस चिली रेमेडीज, एलिमिनेशन के प्रोसेस को अपनाते हुए एलिमिनेटिव एनालिसिस को ए और बी को जोड़ा और साथ में चिली निकाली, इनमें से कौन सी रेमेडीज है। द रेमेडीज वाज विच कम अप वर एनाकार्डियम, ओरम, बेराटाकार, बेलाडोना, बोविस्टा, कैलकेरिया कार्प, कैलकेरिया सिरिकेटा, कार्बोवेज, कोस्टिकम, चाइना, कोफिया, कैंथरिस, क्यूप्रम, ग्रेफाइटिस, इग्निशिया, नेट्रम कार्प, मेजेरियम, नेट्रम फॉस, नक्सोमिका, पेट्रोल, फॉस्फोरस, साइलिसिया, स्टेफिस एग्रिया, ये ग्रुप आया। ब्रैकेट में करें आउट राइट रेस्टलेस एक्टिव एंड वायलेंट रेमेडीज वर एलिमिनेटेड। अब इनमें से राइट रेस्टलेस एक्टिव एंड वायलेंट रेमेडीज को बाहर करो। फॉर एग्जाम्पल रेस्टॉक्स, हाइसाइमस, स्ट्रामोनियम, ट्यूबरकुलिनम, जिंकम, टेरेंटुला, कालीसल, कालीज, सभी कालीज, बेलाडोना ये बाहर हो जाएंगी। क्यों कि बंदा तो है नहीं रेस्टलेस, बंदा तो है नहीं वायलेंट बोले, तो ये मेडिसिन बाहर कर दी। सन फ्रॉम एक्सपोजर टू एग्रावेशन वाज टेकन एज थर्ड रूब्रिक फॉर एलिमिनेशन, तीसरा रूब्रिक सन एग्रावेशन का लिया एलिमिनेट करने के लिए। मैन इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनर्जी साइकिल एंड एनी इफेक्ट ऑफ एनी कॉस्मिक एनर्जी, for example sun, moon, magnetism or electrical changes in weather etc on a constitution should be given great importance because the life organism was so created by the eternal being so as to live in harmony in this universal cycle। बहुत ही बढ़िया बात कह दी सर ने यहाँ कि क्यों हम सन को, मून को, मैग्नेटिज्म को, इलेक्ट्रिकल चेंजेस को, वेदर चेंजेस को लेते हैं, क्योंकि हम पार्ट एंड पार्सिल हिस्सा हैं इस एनर्जी साइकिल का, इस यूनिवर्स की। तो इसलिए
हम इससे जुदा नहीं है, तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम इस इटर्नल बीइंग से ही तो क्रिएट हुए हैं, वहीं से तो आए हैं, और हम जी जो रहे हैं हार्मनी में इस यूनिवर्सल साइकिल के से तो रिलेट होकर जी रहे हैं। तो इसको बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मानते हुए शामिल करना चाहिए। एनी हाइपर सेंसिटिविटी और लैक ऑफ कैन बी यूज्ड एज एन एलिमिनेटिंग फैक्टर। कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी को हम, या कोई लैक ऑफ सेंसिटिविटी है, उसको हम एलिमिनेटिंग फैक्टर की तरह यूज करें। इन द अबव केस द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज चिली इज क्वाइट, ब्रैकेट में कह रहे हैं, टॉक एंड डिस्पोज टू एंड बैसफुल हैज टू हैव एग्रावेशन फ्रॉम सन। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो चिली है, क्वाइट है, बैसफुल है, एग्रावेशन फ्रॉम सन है, तो जब हम इसमें देखे जाके तो ए प्लस बी को जब हमने जोड़ा, प्लस सन एग्रावेशन जोड़ा, तो आया बेराइटाकार, बोविस्टा, कैलकेरियाकार, कार्बोवेज, ग्रेफाइटिस, इग्निशिया, नेट्रमकार, नक्सोमिका। जी मैं यह एक बात बीच में रखना चाहता हूं, सर ने एक तो लिया बड़ा रूब्रिक और बाकी सारे लिए एलिमिनेटिंग रूब्रिक, उसमें से एलिमिनेशन करते जा रहे हैं। स्टेप 5 में कह रहे हैं नाउ यूज द जर्नल्स फॉर एलिमिनेशन। अब जनरल इंफॉर्मेशन को, जर्नल्स को एलिमिनेशन की तरह यूज करो, ना के रूल इन के लिए, रूल आउट के लिए यूज करो। क्या किया अब? थर्ड क्लास, अब ये जो ग्रुप आया निकल के, इसमें थर्ड क्लास देखी तो कैलकेरिया कार्ब एंड नक्सोमिका बीइंग predominantly excessive thirsty remedies can safely be ruled out. Since the boy was thirstless, we are left with, अब हमारे पास बची बेराइटाकार, बोविस्टा, कार्बोवेज, ग्रेफाइटिस, इग्निशिया, नेट्रमकार। फिर सर ने सेकंड पॉइंट लिया स्ट्रॉन्ग एवर्जन टू मिल्क, एलिमिनेशन की तरह लिया। फिर ब्रिंग डाउन द लाइकली कंस्टिट्यूशंस टू बी बोविस्टा, कार्बोवेज, इग्निशिया, नेट्रमकार। मिल्क एवर्जन टू होते के साथ जो है ब्रिंग डाउन करें, फिर ये बोविस्टा, कार्बोवेज, इग्निशिया, नेट्रमकार पे हम शायद रुके। स्टेप 6 में कह रहे हैं द बॉय वाज वेरी डिलीजेंट एंड कंसाइंशियस एज शीन फ्रॉम हिज studiousness as well as his reaction to the accident were be cared for others property and returned it duty boundly as well as paid his dues। हमने देखा कि बच्चा कंसाइंशियस डिलीजेंट है, तो फिर अब इनमें से निकालेंगे बाय एलिमिनेटिंग द नॉन कंसाइंशियस वी आर लेफ्ट विद टू पॉसिबल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। जब हमने इनमें देखा कि अब कंसाइंशियस नॉन कंसेंसस को बाहर करा, तो फिर हमारे पास बच गई इग्निशिया, नेट्रम कार्ब, केवल बोविस्टा, कार्बोवेज बाहर हो गई। स्टेप अब 2 रेमेडी पे आ गए, 268 से 268 से आते आते 2 पे आ गए सर। स्टेप 7 में कह रहे हैं यूजिंग मैट्रियोमेडिका नॉलेज। अब आया मैट्रियोमेडिका नॉलेज का रोल। Using mathematical knowledge, we know that Ignitia is a very sensitive, sentimental, vivacious, courageous, more hysterical personality. Natrum car with its misanthropy and predominantly psychotic miasm and timidity, with one-to-one reaction with twin brother was a better choice. one-to-one reaction भी आ गई ट्विन के साथ जो थी नेट्रम की, तो ये बेटर चॉइस हुई। तो बड़े सर कह रहे हैं नेट्रम कार्ब आल्सो कवर इनएप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स। क्या बात है। नेट्रम कार्ब इज डिस्करेज इजीली। नेट्रम कार्ब हैज one-to-one रिलेशनशिप, जो यहाँ उसके भाई के साथ था केवल उसका। कह रहे हैं 10 नेट्रम कार्ब वाज सिलेक्टेड एज जेनेटिक कंस्टिट्यूशनल सिमिलम एज इट कवर्ड द मियाज्म, साइकोसिस, natural general traits of talking indisposed to and bashfulness, was chilly yet aggravation from son, with aversion to milk and being extremely conscientious। जब ये दी तो 7 जुलाई को नेट्रम कार्ब की 30 की एक डोज दी थी। 14 जुलाई को क्या ऑब्जर्व करा सर ने फॉलोअप में? द बॉय केम विदाउट लिंपिंग, बच्चा बिना लिंपिंग के आया 7 दिन बाद ही।
दूसरी बात, द बॉय केम इन स्माइलिंग एट ईज इन फ्रंट ऑफ ऑल द डॉक्टर्स इन ओपीडी। अब वो बच्चा स्माइलिंग था, ईज में था, सभी डॉक्टर के सामने। तीसरा पॉइंट ऑब्जर्व करा, डिड नॉट टेक एनी पेन किलर, मतलब इंफॉर्मेशन है, डिड नॉट टेक एनी पेन किलर इंजेक्शन थ्रू आउट द वीक एज द पेन वाज कंसिडरेबली लेस। फोर्थ पॉइंट है, हैड डिजायर टू प्ले एंड प्लेड थ्रू आउट द डे। ये इंफॉर्मेशन मिली और चेंज आया, ट्यूमर लाइक स्वेलिंग रिड्यूस्ड बट स्टिल प्रेजेंट। ट्यूमर जो है था तो, लेकिन रिड्यूस हुआ थोड़ा सा। नेक्स्ट, आंसर्ड फ्रीली एंड स्माइलिंगली। ये 14 जुलाई को बदलाव देखे। 21 जुलाई के फॉलोअप में बड़े सर ने देखा, पेन वैनिश्ड, स्वेलिंग गॉन, चाइल्ड एक्टिव, स्मार्ट, स्माइलिंग एंड मोर कम्युनिकेटिव। ये है क्योर बड़े सर के केस का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन बड़े सर को, बहुत बहुत आभार। एकदम एक ही केस ने पूरा सिखा दिया। ये केस अकेला ही हमें प्रैक्टिस करने के लिए मजबूत बना दे रहा है। तो नहीं रुकेंगे। किसी को अपनी बात रखनी है, कोई पॉइंट रखना है, डॉक्टर श्रेय कोई क्वेरी? नहीं सर। ये जो केस है जी सर। ये 97 का है सर का। हाँ जी। आज के टाइम में सर जो है इतना एडवांस्ड हो गए हैं कि हाँ। अब इसमें रूब्रिक जैसे सेलेक्ट किए थे, इंट्रोवर्टेड, रिजर्व्ड, सेक्रेटिव, वहां से भी पहुंचे। हाँ। आज की डेट में सर लेते तो सिर्फ सिम्प्थेटिक रूब्रिक से ही इंटर करते फिर। हाँ तो सर ही तो लेते, हमें तो ऐसे ही तैयार करेंगे ना। बिल्कुल जी, हमें बड़े सर लेते, मलिक सर ले रहे हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र सर, लेकिन हम तो इन्हीं कदमों के इन्हीं स्टेप्स को चढ़ते हुए पहुंचेंगे ना वहां। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कई बार ये बड़ी अच्छी पॉइंट आपने उठा दिया, कई स्टालवर्ट ऐसा कर रहे हैं या बाय दी वे हो रहा है, बच्चे उठा रहे हैं, वो तो नहीं कर रहे हैं, मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं कि वो बहुत एडवांस अप्रोच पे चल ही रहे हैं। तो नए बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी विडंबना हो गई है कि वो उनको वहीं से फॉलो करना चाहते हैं, नीचे का नहीं कर रहे तैयारी। बिल्कुल। तो अब वो उन्हें किन्हीं केसेस में तो एकदम उनके साथ हो जाते हैं सिलेक्शन में, और कहीं मैक्सिमम 99% में कहूंगा उनकी मेडिसिन आती नहीं है जल्दी आसानी से वो रिजल्ट इतना। क्यों? क्योंकि बड़े वो जो स्टार वार्ड हैं, बड़े सर हैं, डॉक्टर दीदार सर हैं, डॉक्टर मलिक सर हैं, नीचे का तो सारा उनके ध्यान में चलता है जो हमने अभी पढ़ा, और उसके बाद वो मोस्ट एडवांस अप्रोच को वहां अप्लाई कर देते हैं। अब हमें दिखती तो है मोस्ट एडवांस अप्रोच वहां उनकी, नीचे वाला कॉलम हमारा खाली है सर। हाँ जी। तो कहीं तो हमारा सिक्का एकदम बैठता कि मेरी मेडिसिन वही आ गई जो मलिक सर की है। लेकिन जब मलिक सर पूछते हैं ना कि क्यों आपकी ये मेडिसिन क्यों आई, तो हम दूर दूर तक नहीं होते हैं जो उनकी अप्रोच होती है वहां। तो वहां भी हम गलत रहते हैं, वहां भी हम पूरे नहीं रहते। तो इसलिए सर ये जो बड़े सर ने इस केस में बताया, ये 100% हमें पहले यही सीखना है, इसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल का उससे जोड़ना है साहब नॉलेज को। और ये खास करके जो दीदार सर के जो फॉलोअर्स हैं उनमें ज्यादा चांस ऑफ एरर है, बंबई बहुत कम चांस ऑफ एरर है। मुंबई अपने आप में परफेक्ट है स्टडी पॉइंट, वो बिल्कुल दोनों पार्ट को जोड़ के चलते हैं, नीचे वाला ये सारा प्रोसेस को, और फिर चले जाते हैं महाकारण की तरफ भी। नीचे वाला हमारा सोरा है सर, बेस है। हाँ, क्या बात कह दी। ये सोरा जब तक हम अपना मजबूत नहीं करेंगे, हम ऊपर का सिफिलिस कभी उठा लेंगे, कभी गलत उठाएंगे, कभी नहीं उठाएंगे, और उठा लिया तो कोई पूछेगा तो बता नहीं पाएंगे। बस जैसे अभी यहाँ इसी केस की बात करते हैं। सर ने शुरुआत में ही हम लोगों को क्या बोला, ये सीखने के लिए जो था कि हमें बड़े रूब्रिक्स उठाने हैं जिसमें ज्यादा रेमेडीज हों। हाँ। इसका कारण क्या है? ताकि हमसे गलतियां ना हो। बस। देखो, जो
सिम्प्लिटिक रेमेडीज हम रूब्रिक्स लेते हैं ना, आप देखेंगे उसमें सर लोगों की 1, 2 या 3 ही रेमेडीज आती हैं। हाँ और हमारे पास अगर शुरू में 3 आ गई तो हमने गलत रूब्रिक के थ्रू अगर एंटर किया है तो हमारे तो चांसेस है सही होने के, हमने खुद ही से खत्म कर दिया। हाँ और कम से कम अगर इन रूब्रिक्स के थ्रू हम जा रहे हैं, हो सकता है हमारे पास जैसे 20-25 रेमेडीज आई हैं हाँ तो हमारे पास चांसेस ऑफ एरर कम हो जाएगा। अब हाँ हमको इनको रूल आउट या एलिमिनेट करते हुए आगे चलना है हाँ कि यहाँ से हम कैसे पहुंचेंगे। तो बिल्कुल एंट्री तभी सही होगी, वो 100% रूब्रिक सिम्प्लिटिक तभी सही होगा जब हम उसको एकदम सही समझ रहे हैं और एकदम सही लगा रहे हैं जो हम हाँ है बिल्कुल है बिल्कुल ना। ये पढ़ने का तरीका, ये समझने का तरीका, ये जो बड़ा रास्ता है ना अभी हमारे लिए, शुरुआत यही सबसे शुरू के बच्चों के लिए सब यही सही रास्ता है। हाँ, और मुझे तो लगता है बड़े सर को मैं फिर एक बार, इसलिए मेरा सर झुक रहा है बहुत उनके उनके उसके लिए, अभिनंदन के लिए। भाई टीचर यही तो होता है दीपशिखा, हाँ जी। टीचिंग यही है डॉक्टर धीरेन्द्र सर। फिशिंग, वो बड़े सर बोलते थे मैं फिशिंग सिखाता हूँ, फिश नहीं पकड़ाता हाथ में। मैं आपको फिश नहीं दूंगा, मैं फिशिंग सिखाऊंगा, और यही है फिशिंग। और जो सिंगल रूब्रिक सिम्प्लिटिक उठा के सिंगल रेमेडी आपको सामने आ रहा है और आप उसको लेके चल रहे हो, आप केवल फिश पकड़ रहे हो उस स्टालवर्ट की, फिशिंग नहीं सीख रहे हो। और फिशिंग क्लिनिक पे नहीं सीखी जा सकती। क्लिनिकल नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। आप ये नीचे वाला तैयार करो, तब मलिक सर के साथ बैठो। एक बच्चा नीचे की कोई तैयारी नहीं कर रखी, वो मलिक सर के साथ बैठा है, पहले वाला बच्चा 100% बेनिफिट लेके आएगा दीपशिखा। दूसरे वाला बच्चा जो नीचे की तैयारी नहीं है, तब वो मलिक सर के साथ, दीदार सर के साथ अटेंड कर रहा है, तो वो झूलता रहेगा, कभी हवा में, अर्थ पे, कभी फर्श पे। तो इसलिए बिल्कुल बेसिक शुरू करो और इसी को मजबूत करो, तब वो भी समझ में आने लगते हैं, हमें मलिक सर भी समझ में आने लगते हैं, दीदार सर भी समझ में आने लगते हैं, अमरीश सर भी समझ में आने लगते हैं। ये हमें चाहिए, वो तो अपने आप अपने लेवल पे हैं ही, वो तो जस्ट लाइक ए सन रोशनी दे ही रहे हैं। लेकिन उस रोशनी सन तक पहुंचने के लिए, सन को पूरी तरह समझने के लिए, वो हमें नीचे की प्रिपरेशन करनी होती है, और वो करनी ही होंगी, हम ये जान ले। पवन बॉस जी भैया। जायसवाल सर ने 2 चीज मेरे मतलब ऐसा एकदम से बहुत अच्छी शुरुआत में ही बोला था कि अमित बेटा अपना कटोरा बढ़ा, सामने वाले के पास तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अपना कटोरा बढ़ा। हाँ। और दूसरे उन्होंने एक बात कही थी कि अभी तेरी समझ में नहीं आएगा, लेकिन याद रख लियो, कहने वाले से सुनने वाला ज्यादा समझदार होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि जो समझना कह तो रहा उसे ही है, समझदार इसलिए होना चाहिए, समझना तो उसे ही है। वो समझना तो आप एक बात समझिए, वो तो बता रहे पीएचडी लेवल की, और बस। हमने अभी प्राइमरी भी पास नहीं करा। हाँ, यही बस आपने भाव क्लियर कर दिया। जो मैं कहना चाह रहा था उसका एक शब्द ये है, पीएचडी तुरंत ना करने की कोशिश करें, पहले नीचे के कर लें, तब पीएचडी लेवल की बातें पकड़े। देखो मैं हर बार इस बात पे कहता हूँ, दीपिका भी बोली, डॉक्टर धीरेन्द्र भी कह रहे हैं, सब ये कह रहे, मेरा कहने का भाव भी यही था कि हमारे ऑब्जर्वेशन और ये सब चीज हमें धीरे धीरे करके आएगी, लेकिन हम उसके इनेट कैरेक्टरिस्टिक को जब उसकी पास हिस्ट्री और उसकी सब लोगों से पूछेंगे कि भाई इसका स्वभाव के डॉक्टर साहब ये खुराफाती रहा है हमेशा से, तो इसका मतलब वो ऐसा निकल कर आएगा, वो छुपा ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, प्रकृति ओपन है, बस आपकी आंखें हों उसे देखने के लिए। प्रकृति में हिडन तो है ही नहीं कुछ भी। जो हमारे लिए मिस्टिक है, हिडन है, इसका मतलब हम उसके प्रति अवेयर नहीं है, बस इतना अंतर है। अदरवाइज नथिंग इज मिस्टिक, नथिंग इज हिडन इन नेचर। चलो ठीक है, यहीं रुकते हैं। सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका धन्यवाद बहुत बहुत। राम 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 साहब, राम 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 सर, राम 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 साहब, राम राम।